एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि एएफओ का एग्ज़ाम हो चुका है और एएफओ का एग्ज़ाम में पहला सेगमेंट हमारा प्री समाप्त हुआ है। प्री एग्ज़ाम देने के बाद बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन में लगेंगे। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि उस समय के लिए उस समय आपके पास ना मिनिमम समय नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम समय नहीं होगा, बहुत मिनिमम से मिनिमम समय होगा और स्ट्रेसफुल समय होगा। तो आप वो सेगमेंट को भूलकर आप इतना समझ जाओ कि आपका एएफओ का एग्ज़ाम प्री हुआ, आपने एनालिसिस किया, जो भी एनालिसिस हुआ होगा, निगेटिव आया होगा, पॉजिटिव आया होगा, उसको अपना साइड में रखो और उसके साथ साथ आप वो तैयारी में लग जाओ। क्योंकि रिजल्ट का आना ना आना वो अलग बात है। आपने सही से एग्ज़ाम दिया होगा, आपने उस जो रिजल्ट का क्राइटेरिया उतना तक आपने सही किया होगा, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। बजाय इसके सोचने का कि मेरा क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, मैं तो कट ऑफ से बाहर रहूँगा, ये वगैरह वगैरह बला बला, ये मत सोचो। अपना सिर्फ तैयारी करो। और अब मेंस का तैयारी कैसे करना है, तो वो स्ट्रेटजी के साथ करना है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा, क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, 2 मिनट में आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि आप भी फॉलो करो। देखो मेंस में क्या है ना, आपको पता है कि हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर 1 साल जो भी प्रिपरेशन किया है, जो भी इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास तो फाउंडेशन मजबूत है। फाउंडेशन इन द सेंस ऑफ थ्योरी पोर्शन मजबूत है। थ्योरी पोर्शन मजबूत है तो अभी क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगानी है, सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। थ्योरी पोर्शन के सेगमेंट में बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास थ्योरी सेगमेंट आपका रिवाइज हो रहा है, उसके साथ साथ आप क्या करोगे ना, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओगे। टॉपिक वाइज या तो कहीं से मॉक ले लो या फिर आप एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू से क्या होगा, ये बताएगा कि जो एएफओ का एग्ज़ाम था ना, और ज़्यादातर एमसीक्यू ना पीवाईक्यू लगाया करो। पीवाईक्यू तो एक बार ज़रूर देखना, कि ताकि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि ये जो एग्ज़ाम हुई थी एएफओ का, या पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुआ था, इससे पिछले साल जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज किस तरह से होते हैं क्वेश्चन के। तो ये सारी चीज़ें का पता चलती है जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं। तो मेंस का तैयारी किस तरह करना है, पहला तो थ्योरी पोर्शन रिवीजन करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, और जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू लगाना है या मॉक लगाना है। मॉक के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग मॉक लगा सकते हो, उसके साथ साथ आप एमसीक्यू लगा सकते हो। एग्रो पाठशाला आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री का जितने भी एमसीक्यू होगा, जितने भी पीवाईक्यू होगा, यानी कि 2012 से लेकर 2024-25 तक, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, वहाँ तक का पूरे पीवाईक्यू आपको कराया जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने का तरीका, यानी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा। एएफओ में ना आसान ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपको ना काफ़ी, मतलब ऐसा कह सकते हो कि थ्योरी पोर्शन काफ़ी मजबूत होना चाहिए, कुछ डेटाबेस भी होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है, इसी के साथ चलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आना और ना आना वो अलग पार्ट है, आपको प्रिपरेशन करना ही करना है। आप इस तरह मान के चलो कि आपका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और आपका प्री का रिजल्ट आ चुका है, आप मेंस के लिए तैयार कर रहे हो। तो इसमें हम क्या कराएंगे, इसमें आपको हम एनिमल हस्बेंड्री के टोटल एमसीक्यू जितने भी पीवाईक्यू पूछा गया उसको देखेंगे। पीवाईक्यू जैसे हमारा समाप्त होगा, पीवाईक्यू के बाद हम देखेंगे जो मॉडल पेपर होते हैं जो अपने से बनाए जाते हैं उस तरह का। और ये जो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो कोशिश ये करना कि ज़्यादा ना आप इंग्लिश में समझने का कोशिश करना। बाकी आप हिंदी लैंग्वेज से है तो आप हिंदी लैंग्वेज में ही समझे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ना चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कौन चीज़ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेटजी रहा, बाकी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं स्ट्रेटजी। पहला क्वेश्चन ये है एनिमल हस्बेंड्री का, और इसमें हम ना पीवाईक्यू अगर आप देखोगे ना, तो पीवाईक्यू से आपको ना पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा एक हम बात करें ना, तो एनिमल हस्बेंड्री एक अच्छा वेटेज देता है। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो एएफओ में एक अच्छा वेटेज देता है, इसका अच्छा वेटेज होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं एवरेज अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिलता है हर साल। अब एनिमल हस्बेंड्री 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है, उससे ज़्यादा ही आते हैं, मैं तो एवरेज बता रहा हूँ। एक कभी कभी तो 10 आते हैं, कभी कभी 12 आ जाते हैं, कभी कभी 15 आ जाते हैं। एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एवरी ईयर। तो एनिमल हस्बेंड्री का वेटेज भी है, तो एनिमल हस्बेंड्री का रिवीजन करना साथ साथ।
उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो एमसीक्यू कराने जा रहे हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको भी समझते चलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आंसर लगाएंगे और आंसर उसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें जितना हो सके हम एमसीक्यू के साथ साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का, तो है हाउ मच इज द शीप जेस्टेशन पीरियड। शीप का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? 147, 155, 210, 310 और 273। अब देखो, सबसे पहले ना हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जेस्टेशन पीरियड होता क्या है। अगर हम बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड को, जिसे हिंदी में हम गर्भ धारण कहते हैं। अब गर्भ धारण से आपको पता चल गया होगा। हिंदी में अगर देखें, गर्भ धारण का मतलब है कि जो गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि कोई एनिमल्स है, वो एनिमल्स मीटिंग किया, फीमेल एनिमल्स मेल एनिमल के साथ मीटिंग करने के बाद जब वो कंसीव हुआ, यानी कि कंसीव से लेकर जब वो प्रेग्नेंट हुआ, उस समय से लेकर जब तक जो चाइल्ड है उसको डिलीवरी नहीं कर रहा, यानी कि बच्चे का जन्म नहीं दे रहा, उस समय का जो पीरियड होता है ना, उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब जैसे इसको एक पॉइंट से समझते हैं। मान लो कि एक एनिमल्स है ए और एक फीमेल एनिमल्स है बी। इन्होंने क्या किया, ब्रीडिंग हुआ इन दोनों के बीच। ब्रीडिंग होने के बाद, क्रॉसिंग होने के बाद, ये जो फीमेल है ये क्या हुआ, प्रेग्नेंट हुआ। और प्रेग्नेंट होने से लेकर, मतलब जिस समय प्रेग्नेंट हुआ उस समय से लेकर जब तक वो बच्चे को डिलीवर ना करता है, जब तक पार्चुरेशन नहीं करता है, उस समय का बीच का जो समय होता है ना, उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ जाओ कि जब एनिमल्स प्रेग्नेंट होती है उस समय को हम क्या कहते हैं, मतलब जब तक प्रेग्नेंट रहती है उस समय को हम जेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। जेस्टेशन पीरियड सब हर एक एनिमल्स का अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं कि शीप का जेस्टेशन पीरियड, तो यहाँ पे 143 +- 3 हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब है कि 151 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, उसके साथ साथ 142 भी हो सकता है। तो ये अगर इस रेंज के बीच में अगर आपको आता है तो ये शीप का जेस्टेशन पीरियड हो जाएगा। ऐसे एक्यूरेट देखा जाए तो 147 +- 3 ही होता है। मान लो कि अगर आपको ऐड करना है तो आप 150 भी होगा, तो जेस्टेशन पीरियड आप किसका लगाओगे, शीप का लगाओगे। तो राइट आंसर का बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। ए आंसर तो राइट है ही, इसको भूलना नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि दूसरा। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 310। 310 जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो हमारा बुफैलो का होता है। किसका होता है? बुफैलो का। अगर जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 310 +- यानी कि 13 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद 280 के करीब में +- आप 5 लगा लेंगे या 3 लगा लेंगे, ये कैटल्स का होता है, यानी कि काऊ का होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, जेस्टेशन पीरियड, तो कैमल का होता है, ऊँट की जिसको बोलते हैं। कितना होता है? तो 390 से लेकर 410 दिनों का होता है। यानी कि 390 और 410 दिन क्या है, यानी कि पहला दिन से लेकर जब वो कंसीव किया, जब मीटिंग किया उस समय से लेकर जब वो प्रेग्नेंट हुई उस समय से लेकर जब तक बच्चे को डिलीवरी नहीं दिया 10वां दिन, 410वां दिन पर, उस समय के बीच का हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल गया कि जेस्टेशन पीरियड शीप का, गोट का और उसके साथ साथ कैमल का भी हमने बता दिया। फिर अगर आते हैं सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इन एनिमल साइंस इज द टर्म स्टेज रेफरेंस, यानी कि जो एनिमल साइंस है वो किसके द्वारा, मतलब जो पशु विज्ञान का टैग शब्द है वो तात्पर्य है। टैग शब्द किसके रिलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं कि टैग शब्द किससे रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कैस्ट्रेशन ऑफ हॉर्स, कैस्ट्रेशन ऑफ गोट, कैस्ट्रेशन ऑफ पिग और कैस्ट्रेशन ऑफ शीप और कैस्ट्रेशन ऑफ काऊ। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि कास्ट्रेशन क्या होता है। कास्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो कास्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो मेल एनिमल्स होते हैं ना, उसका हम टेस्टिस यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव करते हैं। यानी कि रिमूवल ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम द मेल एनिमल्स इज नोन एज कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन में मेल एनिमल्स के हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, उसका अलग अलग रीज़न है। जैसे मान लो कि अगर आपको एनिमल्स को एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से पालना है, तो सिर्फ आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ से मिल्क उत्पादन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनिमल्स हस्बेंड्री को एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से पालना है, तो आप क्या करोगे, उस एनिमल्स का जो मेल एनिमल्स है
उसका क्या करोगे, कास्ट्रेशन कर दोगे, बधियाकरण जिसे कहते हैं वो कर दोगे। क्यों कर दोगे, ताकि जो स्पर्म रिलीज होने में एनर्जी लग रहा था, शरीर का एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो एनर्जी उन स्पर्म फॉर्मेशन में नहीं लगकर वो एनर्जी किस में कंज्यूम करेगा, किस में हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर में जब आप उसे यूज करोगे तो कास्ट्रेशन आपको पता चलना है, मतलब कास्ट्रेशन आपसे पूछे तो आप कहोगे कि रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट फ्रॉम द मेल एनिमल्स इज नोन एज कास्ट्रेशन। अब पूछा जा रहा है कि स्टैग जो होता है ना, स्टैग किसका कास्ट्रेशन का नाम देते हैं, वो बताना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो काऊ होता है और बुफैलो होता है ना, उसका कास्ट्रेशन मेल एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं। ठीक है, बुलक कहते हैं। और एक चीज़ ना इसके साथ साथ एक भी याद रखना, बुल क्या होता है। बुल का मतलब होता है जो अनकास्ट्रेटेड एनिमल है, जिसका कास्ट्रेशन नहीं किया गया है, जो मीटिंग कर सकता है। लेकिन बुलक का अंत मतलब क्या होता है, जो कास्ट्रेटेड एनिमल्स होते हैं। तो ये किसका, ये काऊ एंड बुफैलो का होता है। उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि पिग का जो कास्ट्रेटेड एनिमल होगा उसको क्या कहते हैं, स्टैग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर ये होगा। कैटल्स का और बुफैलो का कैस्ट्रेशन जो होता है उसको बुलक कहते हैं। और बुल और बुलक में याद रखना है कि बुल और बुलक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैड काउ डिजीज कॉज बाय, जो मैड काउ डिजीज है ना, मैड काउ, ये डिजीज किसके द्वारा होता है, मैड काउ डिजीज। तो मैड काउ डिजीज ये पता चल रहा है कि ये किस में होगा, तो ये होता है आपके काऊ में। ठीक है, ये याद रखना है। अगर हम बात करें कि इसके राइट आंसर का, तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा, जो प्रियोन्स होता है ना उससे होता है। किससे होता है, प्रियोन्स से ये डिजीज कॉज करता है मैड काउ। और मैड काउ जब हो जाता है तो एनिमल्स में क्या होता है, मतलब काउ में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन देना बंद कर देती है। उसके साथ साथ ये स्ट्रेस में आती है, तो भोजन भी सही से नहीं ले पाती है। और उसके साथ साथ ये मैड की तरफ, मतलब ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा विचित्र प्राणी की तरह दिखता है, और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, और इस तरह से एनिमल्स क्या हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं एनिमल्स का। तो ये प्रियांश यानी कि प्रियोन्स की वजह से होता है। अब इसमें जो एनिमल्स का डिजीज़ दिया हुआ है उसको समझते हैं। बैक्टीरिया वायरस से होने वाले जो एनिमल्स का डिजीज़ है उसको देखते हैं। पहला तो रिंडरपेस्ट जो वायरस से होता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एफएमडी। एफएमडी क्या होता है, तो फूड एंड माउथ पार्ट डिजीज, जिसे हम खुरपक्का मुंह पक्का रोग भी कहते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लंपी डिजीज होता है ना, वो वायरस से होने वाला डिजीज होता है। मेजर ये डिजीज याद रखना। रिंडरपेस्ट जिसे हम एनिमल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। एफएमडी की अगर हम बात करें तो फूड माउथ एंड डिजीज है, जिसे खुरपक्का मुंहपक्का रोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद लंपी डिजीज भी वायरस से होने वाला, इसमें ट्यूबर की तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं पूरे शरीर पे। प्रियोन्स आपको बता दिया मैड काउ के द्वारा होता है। अब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ की अगर हम बात करें ना, कि बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किससे होता है, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया इसमें रिस्पॉन्स होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस इसका बैक्टीरिया का नाम है, इसके द्वारा होता है। और एंथ्रेसिस को ना, एंथ्रेस को हम क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ स्वाइल बॉर्न डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज यानी कि एंथ्रेक्स के बारे में, वो ये है कि एंथ्रेक्स का ना हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। तो ये भी साथ साथ में याद रखना है। अब प्रोटोजोआ डिजीज का मतलब क्या हुआ, कि प्रोटोजोआ से होने वाले जो डिजीज होंगे उसे हम प्रोटोजोआ डिजीज कहेंगे। तो ये भी साथ में फंगस से होने वाले डिजीज़ को हम फंगस डिजीज़ कहते हैं। बाकी मेजर जो हमने बताया वो आपको याद रखना है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाला, उसके साथ प्रियोन्स जो मैड काउ का डिजीज होता है। अब कुछ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी याद रखना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ द फिश जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अब नेशनल जो ब्यूरो है जेनेटिक फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो कहाँ पे है, तो अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें फिशिंग कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा फिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा केरला में। कहाँ पे, केरला में। उसके बाद अगर केरला कहाँ मतलब केरला के में कौन सा जगह, तो कोचीन में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। ये याद रखना है, इसका राइट आंसर ए होगा। बाकी फिशिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो फिश टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपके पास ये मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखना है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी था हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मीटिंग एनिमल विद द वाइडर डिग्री ऑफ द रिलेटिव देन सेलेक्ट फॉर द क्लोज ब्रीडिंग।
अब देखो ब्रीडिंग वाला पोर्शन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। अब यहाँ पूछ रहा है ना कि निकट प्रजनन के लिए चयनात्मक की तुलना में सापेक्षता की व्यापक डिग्री वाले जानवरों का संभोग को कहा जाता है। अब देखो ब्रीडिंग मैं बताता हूँ। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन होता है। टाइप ऑफ ब्रीडिंग हम बात करें ना तो ये दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इन ब्रीडिंग, एक होता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि 4 से 6 जनरेशन तक एक ही स्पीसीज हो और खुद से रिलेटेड हो, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड हो। ऐसे एनिमल्स में तो कोई रिश्ता होता नहीं है कि ये फादर साहब है, ये मदर साहब है, ये सिस्टर है, ये कज़न सिस्टर है, ऐसे कोई रिलेशन होता नहीं है। लेकिन हम समझने के लिए बोलते कि अगर क्लोज रिलेशन है ना, जैसे मान लो क्लोज रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो यहाँ हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी का हमने क्रॉस किया तो ए बी बना, न्यू जो F1 जनरेशन है। तो ए बी जो बना है ना, इसके लिए तो ये फादर साहब है अगर देखा जाए तो, ऐसा तो रिलेशन होता नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नाइट मीटिंग में ना इसके साथ भी क्रॉस करा देते हैं। इसमें जो मेल एनिमल्स है उसके साथ हम क्रॉस करा देते हैं, फिर फीमेल है तो एनिमल्स के साथ मेल के साथ क्रॉस कराएंगे। तो इस तरह क्या करते हैं, आपस में ही क्रॉस कराते हैं। 4 से 6 जनरेशन तक आपस में रिलेशन होना चाहिए और क्लोज रिलेशन होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। अब ये भी फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों का मतलब ये है, देखो एक तो इन ब्रीडिंग का मतलब है कि क्लोजली रिलेटेड हो। यहाँ पे वाइडल डिग्री रिलेशन कह रहा है। वाइडल डिग्री का मतलब है कि रिलेशन तो हो, मतलब रिलेटिव हो ही, लेकिन उसके साथ साथ ना थोड़ा सा, जैसे आप ऐसे समझो कि जो कज़न सिस्टर होते हैं, कज़न ब्रदर होते हैं एनिमल्स का, उसके साथ में रिलेशन कराना क्या कहलाएगा, लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ना हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। पहला तो ए इसका राइट आंसर है, जिसे हम लाइन ब्रीडिंग में क्या होता है, 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे कि रिश्तेदार में किसी के साथ क्रॉस कराना, रिश्तेदारी के साथ, जैसे कजन सिस्टर हो, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, उसके साथ जब रिलेशन कराते हैं, एनिमल्स के साथ क्रॉस कराते हैं, उसे हम लाइन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। इन ब्रीडिंग का मतलब है 4 से 6 जनरेशन तक कराएंगे, लेकिन क्लोज रिलेशन हो। क्लोज रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपस में क्लोज हो, जैसे फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इसके साथ जब एनिमल्स का हम क्रॉस कराते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब ये होता है, आउट क्रॉसिंग से पहले ना आप ये समझो, क्रॉस क्रॉसिंग नहीं, आउट क्रॉसिंग समझते। आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है कि 2 अलग अलग ब्रीड के साथ, एक ही स्पीसीज का 2 अलग अलग ब्रीड के साथ हम क्रॉस कराते हैं ना, उसे आउट क्रॉसिंग कहेंगे। वहीं क्लोज ब्रीडिंग आपको पता है कि जो मतलब पूरे क्लोज हो, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि फादर मदर के साथ, मदर फादर के साथ, उसके साथ साथ सन डॉटर के साथ क्रॉस करा सकते हैं, तो उसे हम क्लोज ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। क्राइस क्रॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्राइस क्रॉस को हम दूसरा नाम रोटेशनल क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रोटेशनल क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ रोटेशनल क्रॉस के नाम से अगर हम जानें तो रोटेशनल क्रॉप का अगर हम बात करें तो ये अल्टरनेट फॉर्म पे होता है सबसे पहला। इसमें हम क्रॉस ना ए, जैसे मान लो ए और बी से कराया तो सी आया F1 जनरेशन, फिर सी का क्रॉस ए से कराया, सी और डी का क्रॉस बी से कराया। तो इस तरह से रोटेटेड करके जैसे अल्टरनेट फॉर्म पे आप क्रॉस कराते हो ना, उससे हम क्या कहते हैं, क्राइस क्रॉस या रोटेशनल क्रॉस कहते हैं। जैसे आप जैसे हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो तो मैंगो में देखते हो कि आपकी अल्टरनेट बियरिंग होता है। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब क्या है, एक एक साल छोड़कर। तो यहाँ पे एक एक साल नहीं छोड़ेंगे, एक एक ब्रीड को छोड़कर, एक एक स्पीसीज़ को छोड़कर जब अल्टरनेट फॉर्म पे हम क्रॉस करा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्राइस क्रॉस कहते हैं। तो लाइन ब्रीडिंग आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस मतलब वाइडली डिग्री में ही कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। आउट क्रॉसिंग का मतलब है कि ब्रीड सेम होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए, ब्रीड अलग अलग होना चाहिए। क्राइस क्रॉस का मतलब है अल्टरनेट देखने को मिले, आप सही कर दोगे क्राइस क्रॉस। इन ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जब आप आपस में ही क्रॉस कराते हैं, वाइडली डिग्री डिस्टेंस ना होता है, मतलब क्लोज रिलेशन होता है, उसे हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। चलो तो आगे इसका राइट आंसर हमने बताया, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड इन विच मिल्क फैट ग्लूकोज ग्लूब्स
are broken down into the uniform and the smaller size of the ensure is the consist texture and the prevent cream and the separation. अब देखो कह रहा है क्या, आप इस लैंग्वेज को समझो। अब देखो ये कह कुछ नहीं रहा है, लेकिन लैंग्वेज इन्होंने इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दी ना कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब लैंग्वेज इन्होंने क्या बनाया, ये कह रहे हैं कि जो मिल्क का पार्टिकल है ना उसको हम तोड़ते हैं और उसमें से फैट को रिमूव करते हैं, उसके साथ साथ उसका पार्टिकल का ना छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। जैसे मान लो किसी मिल्क का पार्टिकल इतना बड़ा है, उस पार्टिकल को ब्रोकन किया, तोड़ा और उस पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, स्मॉल साइजेज में कंसर्ट कर दिया, और उस स्मॉल साइजेज से ना हमने कुछ क्रीम वगैरह निकाल लिया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि मिल्क जो है ना उससे बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे आप इसे बॉयल करके अगर इसमें स्टार्टर डाल देते हो तो कट बन जाता है, आप इसे बॉयल करके एसिड डाल देते हो तो वो फिर क्रीम बन जाता है। तो इस तरह से हम बाई प्रोडक्ट बहुत बना सकते हैं किसका, मिल्क का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो मिल्क का शेप है, जो मिल्क का साइज है, उससे ब्रोकन करना, तोड़ना, स्मॉल पार्टिकल स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, जिससे हम मिल्क वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो सॉइल का जो मिल्क का पार्टिकल है उस पार्टिकल को छोटे अमाउंट में, छोटे साइज में क्या करना, ब्रेक करना, क्या कहलाता है, होमोजेनेशन कहलाता है। फर्चुराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल्स मतलब मिल्क है, उस मिल्क से जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उसको हम क्या करते हैं, एक वाइडल डिग्री के साथ स्टोर करते हैं, उसे फर्चुरेशन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखोगे कि 2021 में पूछा गया है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड इन मिल्क इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। कह रहा है ये कि कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ से मिल्क सिक्रेशन होता है। जैसे आप जानते हो कि मिल्क कहाँ से सिक्रेट होता है, तो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? मेमोरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है और वहाँ से स्टार्टिंग होता है सिक्रेशन का। अब ये पूछा जा रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे मिल्क का सिक्रेशन होता है कहाँ से, मिल्की ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से। जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना उससे मिल्क का सिक्रेशन होता है, लेकिन उस सिक्रेशन होने का बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको समझना। तो 7वें नंबर की अगर हम बात करें ना तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस का मतलब होता है जब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को हम सिक्रेट करते हैं, मिल्क को निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। और मेमोरी ग्लैंड से दूध निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेमोजेनेसिस कहते हैं। लैक्टेशन आपको पता है कि जो दूध निकलता है उसे हम लैक्टोज शुगर के नाम से जानते हैं। और लैक्टेशन पीरियड एक होता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस समय से एनिमल से दूध देना स्टार्ट हुआ उस समय से लेकर जब तक वो ड्राई पीरियड में या जब तक कोई दूसरे काफ को जन्म नहीं देता है उस प्रोसेस तक जब हम उसमें दूध निकालते हैं, यानी कि जब तक दूध देती है एनिमल्स, उस समय हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। इवेल्युएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जब मीटिंग होता है, मीटिंग के दौरान जो फीमेल एनिमल्स होते हैं ना उसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है और ये पूरी तरह से जब साइकिल चलता है तो प्रोस्टोन में तैयार होता है और इस समय क्या होता है ना, एग फिर से अपने रूप में आ जाता है। जैसे मान लो कि कोई एनिमल्स है वो पूरी तरह से रेडी हुआ मीटिंग के लिए, तो उसका एग क्या होगा, मतलब उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर से जब आप मीटिंग करोगे, मीटिंग के दौरान या मीटिंग के ना भी करोगे तो उसके स्ट्रेस साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा उस दौरान क्या होगा, जो वो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस साइकिल जब ख़त्म हो जाएगा तो स्ट्रेस साइकिल के बाद फिर से वो अपने रूप में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ये खाली समझना। फिर आगे क्वेश्चन देते हैं, ये 2020 में आया हुआ है, एफओ में आया हुआ है कि व्हाट डू यू कॉल अ यंग फीमेल पिग डेट हैज़ नॉट येट गिवन बर्थ ऑफ पिगलेट। कह रहा है कि यंग फीमेल है लेकिन वो अभी तक किसी पिगलेट क्या होता है, जो पिग के बच्चे होते हैं उसे हम पिगलेट कहते हैं। जिस तरह हम एनिमल्स के बच्चे को क्या, जिस तरह काऊ और बुफेलो के बच्चों को क्या कहते हैं, काप कहते हैं, उसी तरह जो पिग का बच्चा होता है उसे पिगलेट कहते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल, मतलब आप क्या बुला सकते हो जो एनिमल्स होगा, जो पिग होगा वो यंग होगा लेकिन अभी तक कोई बच्चा को जन्म नहीं दिया। जैसे आप काऊ को समझो, काऊ का
जो बच्चा होता है वो काफ होता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। फिर थोड़ा सा आप आगे जाओगे, जब मैच्योर होता है इसी काफ, फीमेल जो काफ होता है जो मैच्योर होता है उसको हीफर के नाम से जानते हैं। हीफर जनरली 18 से 14 मंथ का होता है और ये सेक्सुअली मैच्योर होता है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक बार भी मीटिंग नहीं किया और मीटिंग करने के बाद भी एक भी बच्चे का जन्म नहीं दिया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या, इस एनिमल्स को क्या कहेंगे, हीपर कहेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पिगलेट में है और पिग में है कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो 8 नंबर का अगर राइट आंसर का बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीफर। अब देखो, एनिमल्स जो काऊ होते हैं और वो फैलो होते हैं एंड पिग होते हैं, उनके जितने भी सेक्सुअली मैच्योर एनिमल्स होंगे जो 18 से 24 मंथ का होगा उसको हम हीफर कहते हैं। किसका, काऊ, बफेलो और पिग का। तो ये याद रखना है, उसको क्या कहते हैं, हीफर। हीफर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एनिमल्स जो फीमेल एनिमल्स है और वो मैच्योर है सेक्सुअली, लेकिन वो अभी तक किसी बच्चे का जन्म नहीं दिया, उसे हम क्या कहते हैं, हीफर के नाम से जानते हैं। 18 से 24 मंथ होता है, ये भी मंथ याद रखना, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ वेस्टर्न ब्रीड है गोट का यूज फॉर द प्रोडक्सिंग, मतलब जो प्रोड्यूसिंग करते हैं, प्रोड्यूसिंग फाइन विल सुटेबल फॉर द कारपेट। यानी कि गोट को हम क्या करते हैं, पालते हैं और वो क्या प्रोड्यूसिंग करता है, तो वो प्रोड्यूसिंग करता है कारपेट के लिए जो सुटेबल वूल होता है, ऊन होता है वो। तो ये कौन सा ब्रीड करता है, जो कौन सा ब्रीड है, नॉर्थ वेस्ट ब्रीड हो। तो इस ब्रीड का नाम क्या है ये बताना। तो इस ब्रीड का अगर नाम का बात करें या फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो मगरा होता है ना, मैगरा कह सकते हैं, वो अच्छी ब्रीड होती है किसके लिए, कारपेट के लिए। कारपेट जो अपने घर पे बिछाते हैं आप नीचे की तरफ, वो कारपेट के लिए आपको सबसे अच्छा जो ऊन मिलता है वो मगरा से ही मिलता है। तो इसको याद रखना है, मगरा। गड्डी इससे भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये किसका ब्रीड है, ये सीप का है। बीटल्स ये भी गोट का ही है ब्रीड है। सोरनी ये भी गोट का ही ब्रीड है। तो ये भी साथ साथ में याद रखना। फिर 10th नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द इंडिजिनस डॉट ब्रीड ऑफ विच बुलक आर वेरी यूजफुल फॉर द ड्राफ्टिंग वाइल फीमेल आर नॉट इफिशियंट इन द मिल्क प्रोडक्शन। कह रहा है कि अगर कोई फीमेल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो नेम ऑफ इंडिजिनस डॉट ब्रीड, इंडिजिनस डॉट ब्रीड का मतलब होता है कि जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव या फिर वर्क पर्सपेक्टिव से उसे हम पाला जाता है, पालते हैं। और बुलक आपको पता ही है कि उसका मेल पार्ट जो किया कि हमने कास्ट्रेटेड कर दिया, वेरी यूजफुल फॉर द ड्राइव। तो इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जिसके हम क्या करते हैं, मिल्क उत्पादन नहीं लेते हैं, वहाँ से हम एनिमल्स को डॉट पर्पज से पालते हैं, उसे हम बुलक कहते हैं। तो बुलक को जो एनिमल्स होता है वो कौन होता है, किस में, तो ये ब्रीड ऑफ काऊ के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए, रेड सिंडी, गील, खिलीकर, साहिवाल, हेरिकर। आपको सिर्फ ये बताएंगे डॉट पर्सपेक्टिव से किसका यूज़ करते हैं, किस एनिमल्स फीमेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डॉट पर्सपेक्टिव से तो ये कौन सा एनिमल्स हो जाएगा, तो यानी कि 10th नंबर का अगर हम बात करें तो ये इसका सी, यानी कि खिलकर जो वेराइटी होता है, जो ब्रीड होता है, वेराइटी क्या, वेराइटी तो हॉर्टिकल्चर में होता है, ब्रीड होता है वो खिलकर कहलाता है। तो 10th का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दी सी। चलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। उसके बाद व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ सीप, यानी कि जो सीप का मीटिंग होता है, एक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं। इसको साथ साथ याद रखना है कि एक्ट ऑफ मीटिंग इन सीप। अब देखो, सीप का जो मीटिंग होता है ना, उस एक्ट को हम कहते हैं टर्पिंग। टर्पिंग क्या कहलाता है, एक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ सीप कहलाता है। अब एक्ट ऑफ मीटिंग क्या है, मीटिंग का क्या मतलब होता है, जो मेल फीमेल होते हैं, जो मेल होते हैं एनिमल्स होते हैं ना, वो फीमेल एनिमल्स को कवर करता है, उसे हम मीटिंग कहते हैं। मीटिंग डैट मीन्स कि मेल और फीमेल एनिमल्स का एक साथ मीटिंग कराना, वो मीटिंग कहलाएगा, या कवर करना मीटिंग कहलाता है। तो ए सीप में टर्फिंग कहलाता है। इसको याद रखना है कि सीप में क्या कहलाएगा, टर्फिंग कहलाएगा। कपलिंग किस में कहलाता है, तो कपलिंग हम गोट में करते हैं। ब्रीडिंग ओवरऑल प्रोडक्शन हो गया, ओवरऑल टर्म हो गया, जो मेल और फीमेल पार्ट को एक साथ मीटिंग कराते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेगमेंट ऑफ सोडियम डिफिशियंसी इन एनिमल।
मतलब किस एनिमल्स के, मतलब कौन सा सिम्टम है जब सोडियम डिफिशियंसी हो जाता है एनिमल्स में। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि एनिमल से किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये कह रहा है कि सिम्टम क्या है जब सोडियम का डिफिशियंसी हो जाता है किस में, एनिमल्स में। तो पहला बता रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस एंड द फॉर्म इन द रूमिन, यानी कि जो रूमिन एनिमल्स होते हैं उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ गैस वगैरह का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इन्लार्जमेंट ऑफ द थायराक्वाइड थायरॉइड ग्लैंड एंड द नेक अपीयरेंस द हाईली स्वेलिंग, जो नेक होता है उसका सूखना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग होना हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि क्लेविंग फॉर द बोन लीकिंग एंड द ग्रेविनिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि डिड्यूस फीड इनटेक एंड द वेट लॉसेस। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर डिहाइड्रेशन। अब आपको पता है कि जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है यानी कि सोडियम नमक की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं एनिमल्स के, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या करते हैं, वो ORS जो होता है ना उसका घोल हम पीते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो डिहाइड्रेशन उसी तरह अगर एनिमल्स में भी सोडियम का कमी होता है, सोडियम किस में ज़्यादा पाया जाता है, नमक में। सोडियम क्लोराइड ज़्यादा किस में होता है, तो नमक में। अगर आप ना सोडियम का कमी हो जाता है, तो अगर आप उसको सोडियम डिफिशियंसी हो जाता है तो आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था जो जनरली हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एट द इंटरवल इन द फूड एंड द माउथ डिजीज वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन शीप। कह रहा है कि FMD जो हम लगाते हैं वैक्सीन, वो कब लगानी चाहिए, कितना इंटरवल के बाद। इंटरवल का मतलब होता है कि कितने समय के अंतराल में लगानी चाहिए। जैसे सपोज डेट अगर हम बात करें, मान लो कि FMD आज आपने लगाया इसका वैक्सीन, तो फिर अगले कब लगाओगे, तो 6 मंथ के इंटरवल में लगाते हैं। यानी कि आज हमने लगाया तो 6 मंथ बाद हम FMD का वैक्सीन लगा सकते हैं। तो हम इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 6 मंथ हो जाएगा, क्योंकि 2 मंथ नहीं होगा, 4 मंथ नहीं होगा, 12 मंथ नहीं होगा, एवरी 3rd मंथ नहीं होगा, एवरी 6 मंथ। आज लगाया फिर उसके 6 मंथ बाद दूसरा वैक्सीन लगाया, वही वैक्सीन जो FMD वैक्सीन है। अब FMD के बारे में अगर हम बात करें ना, तो FMD इसको हम कहते हैं फूड माउथ डिजीज़, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं खुरपक्का मुँह पक्का रोग। ये जो डिजीज़ है ना, ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है, और ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कैटल्स बफेलो में देखने को मिलता है। ये जो फूड होता है ना, जिसको हम खूर कहते हैं, हुप होता है, उस हुप में ये लगता है, उसके साथ साथ ये माउथ पार्ट में लगता है। हुप क्या हो जाता है, नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये चल नहीं पाता है सही से। तो ये डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज द यूज ऑफ अगेंस्ट रानीखेत डिजीज। कह रहा है कि रानीखेत डिजीज़ के लिए कौन सा वैक्सीन हम यूज कर सकते हैं। न्यू कास्टेड डिजीज़, मतलब रानीखेत डिजीज़, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस डिजीज़ है, और किस में होता है, तो पोल्ट्री में होता है। जब पोल्ट्री फार्म करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे रानीखेत कैसे होता है। आपको भी इतना याद रखना है कि रानीखेत पोल्ट्री में होता है। पोल्ट्री के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये वायरस डिजीज़ है। अब इसके वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका वैक्सीन हम कब यूज़ करते हैं और कौन सा वैक्सीन होता है। तो लासोटा स्ट्रेन होता है ना, वो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रानीखेत को अलग करने के लिए। तो ये याद रखना है कि लासोटा स्ट्रेन जो वैक्सीन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो सकता है तो रिपीट भी हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज ऑफ द अगेंस्ट रानीखेत डिजीज। तो आप बताओगे कि लासोटा स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, इसके अगेंस्ट होता है। चलिए, तो आज 14 नंबर तक ही क्वेश्चन करते हैं, समय हमारा ज़्यादा हो गया, कुछ आगे का शेड्यूल भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कल से थोड़ा सा और लॉन्ग सेशन खींचने का, लॉन्ग सेशन करने का। बाकी जितना भी MCQ होगा ना हम आपको कराएंगे, चाहे वो PYQ हो, और PYQ सब आप होता होगा। तो जो FO में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन बना के लाएंगे और आपको कराएंगे। तो आपको जो मैंने बताया स्ट्रेटजी भी साथ में रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, उसके साथ साथ अपनी तैयारी भी साथ में कंटिन्यू भी रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये आपके पास ना बहुत मतलब गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस AFO के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर आप प्री दिए हो,
ठीक है, तो मिलते हैं, बाकी का बात अगले सेशन में करेंगे। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और रिवीजन मस्ट, रिवीजन जितना हो सके उतना करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक क्लासेस 2 क्लासेस का एमसीक्यू देखा आपने बंद किया, तो रिवीजन करते रहना, सारे दिन रिवीजन करते रहिए, बाकी मस्त रहिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।